Hello, y'all. This is Mahesh Kumar, and I extend a very hearty welcome to all of you on your own YouTube channel, that is Zenepex Education. Okay, Zenepex Education. Friends, in today's video, we are going to study about Muslim League and the creation of Pakistan. आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के फॉर्मेशन को. ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं, मुस्लिम लीग मुस्लिम्स के द्वारा स्थापित एक ऐसी पार्टी थी जिसने भारत में प्रारंभ से ही मुस्लिमों के राजनीतिक हितों के लिए काम किया और इसके लिए उन्होंने जो अंग्रेज़ थे, जो कि यहाँ के शासक थे, उनसे मिल करके हुए चले हमेशा. और धीरे धीरे कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक सेपरेट नेशन की डिमांड रखनी शुरू की और एक आखिरकार एक सेपरेट नेशन बना दिया. ओके, इंडिया का पार्टीशन करके. ओके, तो आज इसी को हम स्टडी करने जा रहे हैं. कोशिश रहेगी कि एक होलसम वे में स्टडी हो और कोई भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो छूटने ना पाए. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को. सर सैयद अहमद खां. सर सैयद अहमद खां एक एजुकेशनिस्ट के तौर पे जाने जाते हैं मॉडर्न इंडिया में, और इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा मुस्लिम लीग के फाउंडेशन और पाकिस्तान के क्रिएशन में, है ना. हालांकि ये बहुत पहले इनकी डेथ हो चुकी थी पाकिस्तान के बनने से, लेकिन जो मूवमेंट चली है उसको शुरुआत करने वाले यही पर्सन थे. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू वर्क फॉर द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन in the Muslims, and he was the first person too who had established any kind of a political group or an association type uh, for the Muslims, है ना. तो सर सैयद अहमद खां जो कि MAO कॉलेज मुस्लिम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट की थी जिन्होंने 1875 में, है ना. ये वही पर्सन थे. और इसके साथ ही साथ MAO कॉलेज के अलावा भी, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के अलावा भी, इन्होंने साथ ही साथ और कई सारे ऐसे संगठनों की इस्टेब्लिशमेंट की जिससे कि जो सेपरेट मुस्लिम लीग पार्टी है या सेपरेट पाकिस्तान कंट्री है उसके इस्टेब्लिशमेंट में मदद मिली, है ना. तो 1875 में इन्होंने MAO कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट की. बाद में यही कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तौर पे इस्टेब्लिश हुआ 1920 में. ओके, 1886 में इन्होंने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की इस्टेब्लिशमेंट की. साथ ही साथ मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1886 में. ओके, और इसके बाद यही जो संगठन है इसकी मीटिंग्स हर साल होती रहीं और यही संगठन बाद में जा कर के मुस्लिम लीग की इस्टेब्लिशमेंट करता भी है. ओके, 1906 में इसी का एक सेशन ढाका में ऑर्गेनाइज हुआ दिसंबर में, और इसी सेशन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की इस्टेब्लिशमेंट हुई. ओके, इसी सेशन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की इस्टेब्लिशमेंट हुई. पहले जो था मोहम्मदन एजुकेशनल कांग्रेस नाम था इसका. पहले मोहम्मदन एजुकेशनल कांग्रेस नाम हुआ करता था, बाद में इसका नाम बदल करके मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया गया. ओके, तो इसी की एक मीटिंग नवाब सलीमुल्लाह ने ढाका में बुलाई थी 1906 में. ओके, दिसंबर में, और यहीं 30 दिसंबर 1906 को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की इस्टेब्लिशमेंट हुई. ओके, अगर हम इसके फाउंडर को देखें तो क्योंकि नवाब सलीमुल्लाह ने ढाका में बुलाई थी, जो कि ढाका के नवाब थे और ढाका में इस्टेब्लिशमेंट हुई थी, तो इसीलिए जो ढाका के नवाब हैं उन्हीं को इसका फाउंडर भी माना जाता है. ओके, उन्हीं को इनका फाउंडर माना जाता है. और इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी क्वेश्चन में सलीमुल्लाह खान का नाम नहीं दे रखा, नवाब सलीमुल्लाह खान का नाम अगर नहीं दे रखा हो और दूसरे नाम हो, तो आप फाउंडर के तौर पे आगा खान और मोहसिन उल मुल्क को भी वो दे सकते हैं, वरीयता दे सकते हैं. ओके,
देखिए प्रथम जो फाउंडर इनके माने जाते हैं वो नवाब सलीमुल्लाह माने जाते हैं, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में नवाब सलीमुल्लाह का नाम नहीं दे रखा हो तो आगा खां के नाम को आप सेकंड वरीयता देंगे, और अगर आगा खां का नाम भी नहीं दे रखा हो तो मोहसिन उल मुल्क को आप चुनेंगे अपने आंसर के तौर पे। ओके, तो इस तरह से इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई, और इसके जो पहले प्रेसिडेंट माने जाते हैं, पहले अध्यक्ष माने जाते हैं, वो आगा खां थर्ड, ओके, जो कि फाउंडिंग मेंबर थे इसके। आगा खां थर्ड इसके पहले प्रेसिडेंट थे। माना जाता है जैसे कि जीके टुडे के जो टेक्स्ट पढ़े हुए हैं उसमें दे रखा है कि ये आगा खां जो है यही पाकिस्तान के फाउंडेशन में भी बहुत ही मेन रोल प्ले करते हैं आगे चल करके। वैसे भी देखिए, वैसे तो जितने भी मुस्लिम लीग के लीडर्स हैं कहीं ना कहीं उनका सभी का रोल पाकिस्तान की फाउंडेशन में रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान को बनाने में ही पूरी जो मुहिम को इसको लीड करती है पार्टी, वो मुस्लिम लीग करती है ना। तो और मुस्लिम लीग के कोई अगर पार्टिसिपेंट है, उसका कोई लीडर है, तो जाहिर सी बात है कि उसका रोल पाकिस्तान के फॉर्मेशन में माना जा सकता है। ओके, तो पहले इसके जो फाउंडर थे वो सलीमुल्लाह खान थे, नवाब सलीमुल्लाह खान ढाका के, और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे आगा खां थर्ड। ओके, इसकी चलिए थोड़ी सी इस्टेब्लिशमेंट देख लेते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की इसकी बैकग्राउंड क्या थी, है ना, किस तरह से इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई। तो वैसे हम देख चुके हैं कि हाँ मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बनी थी, और उसकी हर साल मीटिंग्स हुआ करती थी, हर साल कम से कम एक सेशन हुआ करता था, और उसके द्वारा इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई, है ना। थोड़ा और देख लेते हैं। देखिए इससे पहले असल में था क्या कि जो मुस्लिम्स थे वो तो अपने हकों के लिए कहीं ना कहीं जागरूक हो ही रहे थे, है ना। जैसे सर सैयद अहमद खां से, सर सैयद अहमद खां प्रारंभ में ये माना जाता है कि वो सेपरेटिस्ट नहीं थे, है ना। वो ये चाहते थे कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुस्लिम दोनों यहीं के बाशिंदे हैं, दोनों यहीं के नागरिक हैं, दोनों का बराबर हक है ना, और दोनों को मिलजुल के रहना चाहिए। एक उनका बयान BL ग्रोवर इतिहासकार जो हैं उनके अनुसार उनका एक बयान है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक खूबसूरत दुल्हन की दो आँखें हैं, है ना। एक स्पीच में इन्होंने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों एक ही खूबसूरत दुल्हन यानी हिंदुस्तान की दो आँखें हैं ना। और ये इनका विश्वास काफ़ी समय तक रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे इनका विश्वास जो था वो कहीं ना कहीं इनका विचार जो थे वो चेंज हो गए, और फिर ये कहने लगे, ये मानने लगे कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ एक देश में नहीं रह सकते। दोनों के जो हित हैं वो आपस में टकराते हैं, वो आपस में कन्फ्रंट करते हैं, इसलिए इनका साथ में रहना इम्पॉसिबल है। और जब इम्पॉसिबल है तो क्यों ना मुस्लिमों को नया देश बनाना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो हिंदू डोमिनेटेड रहेगा, हिंदू यहाँ पे ज़्यादा हैं। और दूसरी चीज़ इन्होंने ये भी नोटिस किया कि मुस्लिम्स जो हैं वो एजुकेशन के मामले में, व्यापार के मामले में, अधिकतर मामलों में जो है हिंदुओं से पिछड़ रहे थे, है ना। इन्होंने ये नोटिस किया, और ये सच्चाई भी थी कि मुस्लिम्स एजुकेशन, व्यापार और दूसरे मामलों में हिंदू से पिछड़ रहे थे हिंदुस्तान में। तो इसीलिए अगर ऐसे देश में हिंदुओं की अगर सरकार बनती है, देश ये ऐसे में आज़ाद होता है, तो उन्हें ये डर था कि ऐसे में इस देश में हिंदुओं का ही बोलबाला रहेगा, और मुस्लिम्स सेकंड ग्रेड के नागरिक बन के रह जाएंगे, वो अपने अधिकारों को कभी बचा नहीं पाएंगे, उनके लिए लड़ नहीं पाएंगे। देयरफॉर ही चूजन टू बी ही चोज टू बी टू हैव अ सेपरेट नेशन फॉर मुस्लिम्स, है ना। इसलिए उन्होंने चुना कि मुस्लिमों के लिए एक अलग देश बनाए, और इसीलिए उन्होंने इस तरह की मुहिम चलाई। जैसे ही उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि हमें अलग देश की ज़रूरत है, तो वैसे ही वो जो थे तुरंत जो मेन करंट थी, जो देश को आज़ाद कराने की मेन करंट थी, उससे हट गए और कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों से जाकर के मिल गए। उन्होंने सोचा कि हमें फिर अंग्रेज़ों से मिलना चाहिए, अंग्रेज़ों को कोऑपरेट करना चाहिए, और मुस्लिम्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा
रिलैक्सेशंस, ज़्यादा से ज़्यादा छूट मांगनी चाहिए, जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट, और इसी तरह से नौकरियों में, है ना, अगर मुस्लिम्स जो भी जितने भी पढ़े लिखे हैं अगर उनको नौकरियां मिलेंगी तो नौकरियों मिलने से उनका घर अच्छे से चलेगा, और घर अच्छे चलने से क्या है कि उन लोगों में संपन्नता आएगी। और नौकरियां कौन देगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि उनकी सरकार है तो इसलिए वही हमें ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। इसीलिए इन्होंने जो देश को आज़ाद कराने की मुहिम थी उससे अलग होकर के अंग्रेज़ों से कोऑपरेट करने की नीति को अपनाया। चलिए थोड़ा सा एक और चीज़ देख लेते हैं, और बैकग्राउंड देख लेते हैं कि आखिरकार जो मुस्लिम लीग थी उसकी स्टैब्लिशमेंट या आज़ादी के मामले में, जैसे कि हम जानते हैं मुस्लिम लीग जो थी ये एक पूरी तरह से इसका जो फाउंडेशन था ये माना जाता है कि इसको कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों ने खुद ही बनवाया था, है ना। पूरा जो प्रोग्राम था वो स्टेज था, कैसे था वो भी हम अभी देखेंगे। तो आखिरकार ऐसा क्यों हुआ? ओके, तो देखिए हम इसके लिए 1857 के फर्स्ट जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है इंडिया का वहाँ तक जाएंगे। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में आपने देखा कि हिंदुस्तान के सभी जो सैनिक थे उन्होंने बहादुर शाह जफ़र जो कि अंतिम मुग़ल बादशाह थे उनको अपना लीडर चुना था। ओके, और वैसे भी इसके अलावा बरेली, लखनऊ और कई जगह पे जो मुस्लिम्स थे उनके नेतृत्व में ही ये पूरी मूवमेंट चलाई गई थी, प्रथम स्वतंत्र संग्राम। तो कहीं ना कहीं जो अंग्रेज़ थे उनको ये लगता था कि आज भी जो मुस्लिम्स हैं वो यहाँ पे लीडर हैं। ओके, कि आज भी मुस्लिम्स हैं वो यहाँ पे लीडर हैं, और रूलर होने के नाते कहीं ना कहीं वही हमारे सबसे बड़े दुश्मन है, वो हमारे कंपटीटर हैं। ओके, तो इसीलिए उनकी जो नीति थी 1857 से लगभग 10-15 साल तक ऐसी नीति रही जिसमें कि वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट रहे और हिंदुओं को उन्होंने सपोर्ट किया। ओके, मुस्लिम्स के अगेंस्ट रहे और हिंदुओं को सपोर्ट किया, लेकिन 1870 के आसपास तक आते आते उनको ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हमारे असली जो दुश्मन है, हमारे जो असली चैलेंजर्स हैं वो हिंदू हैं ना कि मुस्लिम। ओके, उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि हमारे जो असली हमें जो चुनौती मिलेगी, हमें जो चैलेंज करने वाले लोग हैं वो मुस्लिम्स ना होकर के हिंदू हैं, बिकॉज दे आर फार मोर लिटरेट, फार मोर अवेयर ऑफ देयर राइट्स। ओके, तो इसीलिए उन्होंने यहाँ से फिर अपनी पॉलिसी चेंज की। अब यहाँ से मुस्लिम्स को सपोर्ट करना शुरू किया, उनके तरफ लीनियंसी बढ़ती, उनको कहीं ना कहीं बहुत सारी छूटें देने की कोशिश की, और हिंदुओं को के अगेंस्ट जाने लगे, है ना, क्योंकि उन्हें तो किसी ना किसी तरह से यहाँ पे रूल करना था। जो उनसे उनके राज्य को खतरा होगा वो उनका दुश्मन। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे चेंज किया, और इसके लिए उन्हें सर सैयद अहमद खां जैसे लोगों की ज़रूरत थी। सर सैयद अहमद खां उनको मिले, उनके लिए उन्होंने MAO कॉलेज की इस्टेब्लिशमेंट की। ओके, और MAO कॉलेज जो था उसके प्रिंसिपल के तौर पे उन्होंने अपने जो एकदम से डिवोटेड जो ऑफिसर्स थे वो भेजे, है ना। तो ऐसे ही इसके पहले जो प्रिंसिपल थे थियोडोर बेक MAO कॉलेज के पहले प्रिंसिपल थे, और उन्होंने मुस्लिम्स में उनके हकों की जागरूकता के लिए बहुत काम किया, उनको अपने पॉलिटिकल राइट्स के प्रति बहुत जागरूक किया। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही नहीं चलाया उन्होंने, बल्कि इसका पूरी तरह से एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा के रूप में इस्तेमाल किया। ओके, मुस्लिमों को ये जताने की कोशिश की कि आप इंग्लिश के साथ मिलिए, ब्रिटिशर्स के साथ मिलिए, ब्रिटिशर्स आपके दुश्मन नहीं हैं, आप उनको कोऑपरेट करिए, और हम आपको इसके बदले में ब्रिटिशर्स से बहुत सारी रियायतें दिलवाएंगे, बहुत सारे फ़ायदे आपको ब्रिटिशर्स से मिलेंगे। ओके, तो ये यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया उनके लिए। इसके अलावा जो सेकंड इसके प्रिंसिपल थे MAO कॉलेज के, मॉरिसन ने भी इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना। और जो थर्ड थे आर्चबोल्ड तो और भी इसके आगे निकल गए। देखिए जैसे हमने आगे दे रखा है, शिमला डेपुटेशन भेजी गई थी अक्टूबर 06 में 1906। देखिए दिसंबर में
इस्टेब्लिशमेंट हुई है मुस्लिम लीग की ढाका में, और इससे पहले एक डेपुटेशन मुस्लिम्स का मिला था लॉर्ड मेयो से शिमला में। ओके, लॉर्ड मेयो से शिमला में मिला था डेपुटेशन एक, और उसका जो निवेदन पत्र था, उसका जो प्रार्थना पत्र था, वो पूरा MAO कॉलेज के ही प्रिंसिपल आर्चबोल्ड ने तैयार किया था। ये सिर्फ इसका निवेदन पत्र या इसका मांग पत्र ही नहीं डिज़ाइन किया था इन्होंने, बल्कि इसको पूरी तरह से, ये पूरी तरह से एक स्टेज ड्रामा था, पूरी तरह से प्लानिंग थी, है ना। बस इस पे एक एक्टर के तौर पे सिर्फ मुस्लिम लीडर्स को, मुस्लिम जो प्रतिनिधि थे उनको रखा गया था, बाकी सब कुछ आर्चबोल्ड ने प्लान कर रखा था। देखिए उन्होंने ये जो प्रपोजल है वो बना के दिया, निवेदन पत्र बना के दिया, मांग पत्र, निवेदन पत्र, उसको या प्रपोजल जो चाहे वो कह लीजिए। ओके, और दूसरी चीज़, इन्होंने ही फिर उधर पहले ही ब्रिटिश अधिकारियों से बात भी कर ली थी कि भाई ऐसे ऐसे हमारे मुस्लिम प्रतिनिधि यहाँ आएंगे और उनके निवेदन पत्र को आपको स्वीकार करना है ना। वो आपको इसके बदले में जो हमारा किंग है उसके प्रति वफादारी अपनी जताएंगे, वफादारी की कसमें खाएंगे उसके प्रति, और साथ ही साथ कांग्रेस से दूर रहने की भी सौगंध लेंगे। वो कांग्रेस से दूर रहने का वायदा करेंगे और ब्रिटिश एम्पायर के लिए हमेशा लॉयल, वफादार रहने का वायदा करेंगे। बदले में आपको जो उनका निवेदन है, उनकी जो मांगे हैं वो स्वीकार करनी पड़ेंगी। ओके, तो इस तरह से आर्चबोल्ड ने पूरी तरह से इसको तैयार कर रखा था। ब्रिटिश अधिकारी ऑलरेडी रेडी थे उस चीज़ को स्वीकार करने के लिए, और जैसे ही उनको ये मिला उन्होंने तुरंत ब्रिटिश अधिकारियों को उसको भेज दिया, फॉरवर्ड कर दिया आगे। और ये माना जाता है कि मॉर्ले जो कि उस टाइम सेक्रेटरी थे इंडिया के, तो उन्होंने बड़ी तारीफ़ की कि भाई आपका जो मांग पत्र है वो बहुत ही अच्छा है, और आर्चबोल्ड को इसके लिए स्पेशली बधाई दी थी। ओके, तो शिमला डेपुटेशन अक्टूबर 1906 में आई, और ये इसके 2 महीने बाद ही मुस्लिमों ने एक सेपरेट पार्टी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की इस्टेब्लिशमेंट की। तो इसका प्रीकर्सर ये माना जाता है। ओके, इसके साथ ही फिर डिमांड्स रखने शुरू हो गए। देखिए पहले ही अंग्रेज़ों ने इनसे कह रखा था कि आप जो हैं अभी आपके पास बहुत ज़्यादा समर्थक नहीं है, कोई बात नहीं, आप निराश मत होइए, है ना। आप मुस्लिम्स के लिए डिफरेंट राइट्स मांगिए, उनके लिए मांगे रखिए, और हम उनको पूरा करेंगे। ओके, आप मांगे करिए, यू पीपल रेज योर डिमांड्स एंड वी आर हेयर टू सफिस देम, टू एक्सेप्ट देम। इससे क्या होगा कि मुस्लिम्स में ये खबर जाएगी कि भाई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हमारे लिए मांगे उठाती है, हमारे हितों के लिए बात करती है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करती है। तो आपका जो बेस है, जो समर्थक संख्या है, वो बढ़ेगी तेज़ी से, आपके साथ मुस्लिम्स तेज़ी से जुड़ेंगे। बस आपको फिर आगे ये करना है कि उनको कांग्रेस से दूर रखना है ना। क्योंकि जो अंग्रेज़ थे उनको बहुत अच्छे से पता था कि जो रियल चैलेंज मिल रहा है उनको, वो कांग्रेस से मिल रहा है देश को आज़ाद कराने का, और वो कांग्रेस को किसी भी तरह से एक सामुदायिक पार्टी साबित करना चाहते थे। वो सिर्फ अगड़े हिंदुओं की पार्टी साबित करना चाहते थे कांग्रेस को, सारे हिंदुओं की भी नहीं, सिर्फ अगड़े हिंदुओं की। इसीलिए उधर आप आगे देखेंगे कि किस तरह से वो बाबा साहेब को भी अपने साथ लेते हैं, है ना। इसीलिए ताकि सिर्फ वो अगड़े हिंदू की पार्टी साबित कर सकें कांग्रेस को, और इस तरह से कांग्रेस को अगड़े हिंदू की पार्टी साबित करके वो उसकी मांगों को नज़रअंदाज कर सकें, और वर्ल्ड के सामने, वर्ल्ड कम्युनिटी के सामने ये साबित कर सकें कि ये एक मेरली एक कम्युनल पार्टी है। एक कांग्रेस इज़ द पार्टी ऑफ ओनली अ सिलेक्टेड फ्यू एंड इट डजेंट रिप्रेजेंट द होल नेशन और द होल ऑफ इंडिया। वो यही साबित करना चाहते थे। ओके, तो इसी के लिए उन्होंने मुस्लिम लीग को बढ़ाया, और इसी के लिए दूसरे जो संगठन है उनको भी वो बढ़ाया, है ना। और उसके लिए उन्होंने जो नीति अपनाई, जो पॉलिसी अपनाई, वो थी कम्युनल आधार पे बंटवारा, है ना। और इसकी शुरुआत उन्होंने मुस्लिम से की। आगे आप देखेंगे 1919 और 1935 में
1919 में उन्होंने सिखों को भी सेपरेट जो रिजर्वेशन था वो दिया, और उसके बाद 1932 के कम्युनल अवार्ड में तो उन्होंने जो हिंदुओं में जो एससी वर्ग था, दमित कुचले और कुचले वर्ग थे, डिप्रेस्ड क्लासेस थी, उनको भी सेपरेट इलेक्टोरेट देने की कोशिश की। तो शिमला जो डेपुटेशन थी पूरी तरह से स्टेज ड्रामा था और एक फॉर्मेलिटी मात्र थी। पूरी तरह से आर्चबोल्ड ने प्लानिंग कर रखी थी, और 1906 में इन्हीं के बेस पे मुस्लिम लीग का इस्टेब्लिशमेंट हुआ 30 दिसंबर 1906 को। ओके, इसके साथ ही मुस्लिम लीग ने जिस काम के लिए उन्हें रखा गया था, जिस टाइम काम के लिए उन्हें इस्टेब्लिश किया गया था, वो काम शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम्स को जो है आप सेपरेट इलेक्टोरेट दें, क्योंकि वो सभी लोगों के साथ यानी हिंदुओं लोगों के साथ compete नहीं कर सकते। ओके, और इनकी इस मांग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया, है ना। जैसे कि हमने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो तो तैयार बैठी थी इन चीज़ों के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा 1909 के द्वारा, जिसको कि मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स भी कहते हैं, उसके द्वारा इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। और यहाँ से फिर हिंदू भी एक्टिव हो जाते हैं। ओके, देखिए हिंदुओं को अब लगा कि ये तो क्या किया इन्होंने, इंग्लिश लोगों ने, ये तो मुस्लिम्स को अलग से इन्होंने राइट्स दे दिए, उनको अधिकार दे दिए अपने सेपरेट प्रतिनिधि चुनने के, है ना। देखिए था क्या इसमें कि इसमें जो मुस्लिम बहुल इलाके थे, मुस्लिम बहुल इलाकों को रिज़र्व कर दिया गया मुस्लिम्स के लिए, है ना। ये तो चलिए कोई बात नहीं थी कि मुस्लिम हैं ज़्यादा तो एक बार को आप रिजर्वेशन दे दें, लेकिन इसकी जो और ख़राब बात थी वो ये थी कि वो उन लोगों को जो वोट करेंगे वो भी सिर्फ मुस्लिम्स करेंगे, वहाँ के जो हिंदू लोग हैं या जो अदर कम्युनिटीज़ हैं उनको वहाँ वोट करने का भी राइट नहीं होगा। और कांग्रेस ने इसी को अगर हल्का फुल्का इसका विरोध किया तो वो सिर्फ इसी बात को आधार बना के किया, है ना। उन्होंने कहा कि आप भले से इनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दें, लेकिन ये जो सिर्फ मुस्लिमों को वोटिंग का राइट दे रहे हैं ये गलत है, सबको वोट करने का राइट दें। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा इनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, और यहाँ से भारत में सामुदायिक राजनीति की शुरुआत हो जाती है। इसको हिंदू लोग भी देखते हैं, और यहीं से वो हिंदू महासभा का गठन की जो प्रक्रिया है उसको शुरू कर देते हैं। अमृतसर, हरिद्वार और जगह जगह पे मीटिंग्स होती हैं, और फाइनली 1914 में जाकर के हिंदू महासभा का गठन होता है। ओके, और फिर वो भी हिंदुओं के लिए सेपरेट जो राइट्स हैं उनकी डिमांड करना शुरू कर देते हैं। हालांकि हिंदूज को अभी कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई भी रियायत नहीं देती, लेकिन जितने भी ये हों या इसके बाद बनने वाले सामुदायिक संगठन हो, जितने भी ऐसे संगठन बने, इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध शायद ही कभी किया हो। इन्होंने अदरवाइज अधिकतर टाइम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको कोऑपरेट किया, उसके साथ मिल करके चले और कांग्रेस का विरोध किया, कांग्रेस की रीतियों का, नीतियों का, आंदोलनों का विरोध किया। ओके, फिलहाल 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना भी इसको ज्वाइन कर लेते हैं, और 1914 में अगले ही साल जो है वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो आगे की प्रोसीडिंग्स हैं उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है, तो इसीलिए हमने इसको वर्ल्ड वॉर को यहाँ शामिल किया है। देखिए वर्ल्ड वॉर में एक पार्टी ओटोमन एम्पायर भी था। ओटोमन एम्पायर एक बहुत बड़ा मुस्लिम एम्पायर था तुर्कों का, जो कि वर्तमान तुर्की में और उनका सेंटर था। बाकी जो यूरोप का बहुत बड़ा हिस्सा भी वो रूल करते थे, और वहाँ से आपका जो नॉर्थ अमेरिका का अपर पार्ट है, लीबिया वगैरह का, इजिप्ट, लीबिया, उस तक उनका राज्य का विस्तार था। बहुत बड़ा एम्पायर था, बहुत बड़ा हिस्सा अरब अरब जो पेनिनसुला है उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा उनके अंडर में था। तो बहुत बड़ा एम्पायर था, और मुस्लिम्स में जो और इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है वो इससे भी है, और जिसकी वजह से हमने यहाँ अपनी स्टडी के स्फेयर में उसको शामिल भी किया है। वो ये कि उस समय जो खलीफा हुआ करते थे, जो कि सभी वर्ल्ड भर के मुस्लिमों के लीडर थे, धार्मिक लीडर थे, वो
इसी के सुल्तान हुआ करते थे। ओटोमन एम्पायर के जो सुल्तान थे वो मुस्लिमों के खलीफा हुआ करते थे। और जब ओटोमन एम्पायर और ब्रिटिशर्स की लड़ाई शुरू हुई तो यहाँ भले से कितनी भी कोशिशें की जा रही थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना करके या कोई दूसरे संगठन बना करके अंग्रेज़ों के प्रति वफादारी बनाने का, है ना, यहाँ जो इतनी सारी कोशिशें की जा रही थी अंग्रेज़ों के लिए मुस्लिमों की वफादारी हासिल करने के, वो जो इस लड़ाई से सारी वफादारी ख़त्म हो गई। ओके, मुस्लिमों को लगा कि नहीं, ये तो हमारे मुस्लिम भाइयों से लड़ रहे हैं, ये तो ओटोमन एम्पायर को, हमारे खलीफा को ही कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। हमारे ये भी मतलब हवा में बातें थी कि वो जो खिलाफत है उसी को ख़त्म करना चाहते हैं। तो इससे मुस्लिमों में और रोष बढ़ा और मुस्लिम, दुनिया भर के मुस्लिम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए और इसीलिए इंडिया के मुस्लिम्स भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए। ओके, ओटोमन एम्पायर के अगेंस्ट लड़ने की वजह से। और जब वो अगेंस्ट हो जाते हैं तो यहाँ पे फिर कांग्रेस के लीडर से बात करना शुरू करते हैं और कांग्रेस के साथ मिल जाते हैं और कहते हैं कि भाई हम भी आपके साथ हैं और हम लोग दोनों मिल करके, दोनों पार्टियां मिल करके इन अंग्रेज़ों का विरोध करेंगे। ओके, और इसी के लिए लखनऊ पैक्ट होता है 1916 में। लखनऊ में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों मिल जाते हैं और इसी के साथ ही 1919-1924 तक खिलाफत मूवमेंट चलता है और लगभग दोनों पार्टियां मिल करके ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करती हैं। 1918 में 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है। ओके, इट वाज ऑलमोस्ट एंडेड इन 1918 और इसमें टर्की की हार होती है। टर्की की हार के साथ ही वहाँ पे एक नया लीडर आ जाता है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा। और मुस्तफ़ा कमाल पाशा 1924 में स्वयं ही खिलाफत का एंड कर देता है। ओके, वहाँ खिलाफत एंड हो जाती है। पहले सल्तनत का एंड करता है 1922 में और 1924 में खिलाफत का ही एंड कर देते हैं। और इसके साथ ही क्योंकि उसका बेस ख़त्म हो जाता है तो खिलाफत मूवमेंट वर्ल्ड भर में ख़त्म हो जाती है। ओके, अब देखिए जैसे ही खिलाफत मूवमेंट ख़त्म होती है और कांग्रेस और मुस्लिम लीग को जो जोड़े रखने का साथ में जो एकमात्र बहाना था वो यही था, तो वैसे ही खिलाफत मूवमेंट के एंड होते ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस फिर से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एक दूसरे से उनकी जो राहें हैं वो जुदा हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती हैं। ओके, और एक बार फिर से वही जो पुरानी खींचतान थी आपस में वो शुरू हो जाती है। 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, जिसका उद्देश्य था 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें जो सुधारों के द्वारा जो प्रोग्रेस हुई थी उसको देखना, उसको मॉनिटर करना। ओके, 1919 में हम बताते चलें कि जैसे हम पहले भी कह चुके हैं कि जो रिलीजियस बेस पे रिजर्वेशन जो था उसमें और आगे बढ़ गई ब्रिटिश गवर्नमेंट और यहाँ सिखों को भी उसमें शामिल कर लिया। ओके, तो 1919 के जो सुधार थे उनको रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया था। लेकिन साइमन कमीशन में जो 7 मेंबर्स थे उसमें एक भी इंडियन मेंबर ना होने की वजह से इंडिया की सभी पार्टीज़ ने उसका विरोध किया और इसी के बेस पे जो था आगे इसके विरोध में ही ऐसी कंडीशन आई कि जहां इंडियन लीडर्स को चैलेंज कर दिया गया लॉर्ड बिरकिनहेड के द्वारा कि भाई ये जो कानून निर्माण का प्रोसेस है ये इतना आसान नहीं है। जब इंडिया के सारे लीडर्स ने विरोध किया उनके कानून निर्माण का तो बिरकिनहेड ने चैलेंज किया कि इतना आसान नहीं है ये कानून का निर्माण ऐसा कोई बंदा नहीं है जो कोई ऐसा कानून बना सके जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, सब लोग उसको हंसी खुशी एक्सेप्ट कर लें, है ना। और बोले अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसा कर सकते हो, यानी आप ऐसा कोई कानून बना सकते हो जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, तो आप ज़रा बना करके दिखाओ। इस चैलेंज को कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया और उन्होंने मोतीलाल नेहरू के अंडर में एक कमेटी बनाई और उनसे कहा कि आप देश के लिए कानून बनाइए। उन्होंने जो रिपोर्ट तैयार की उसी को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। ओके, और इस नेहरू रिपोर्ट को जब रखा गया तो इसमें डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, जिसको हालांकि अधिकतर कांग्रेस के लीडर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। खुद
मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। ओके, फिलहाल इसी के सजेशन में, इसी के रिलेशन में 14 पॉइंट्स जिन्ना ने दिए, जिसमें उन्होंने डिमांड्स रखी अपनी कि मुस्लिमों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा राइट्स मिलें। ओके, हम यहाँ इनको 14 पॉइंट्स को डिटेल में तो नहीं स्टडी करेंगे, बस हमारे लिए इतना काफ़ी है जानने के लिए कि उन्होंने ऐसी डिमांड्स रखी कि जिसका भी 3/4 अगर कोई भी जो माइनॉरिटी हमारे यहाँ है इंडिया में, अगर वो विरोध करे तो कोई कानून पास ना हो पाए, इस तरह का। इसके साथ साथ ही उन्होंने जहाँ जहाँ जो मुस्लिम मेजॉरिटी थे, एरिया थे, उनको भी कहा कि कहीं भी इस तरह से बाद में इनका टेरिटोरियल डिवीज़न, क्षेत्रीय विभाजन इनका इस तरह से फिर से ना किया जाए कि जिससे कि इनके मेजॉरिटी पे कोई फ़र्क पड़े, है ना। और इनकी जो एक और सबसे जो मुश्किल डिमांड थी वो ये थी कि सिंध को बॉम्बे प्रांत से अलग कर दिया जाए, है ना। सिंध, क्योंकि सिंध भी मुस्लिम डोमिनेटेड था, और जो बॉम्बे था, बॉम्बे जनरली गुजरात और महाराष्ट्र उसमें शामिल था, तो इसलिए ये हिंदू डोमिनेटेड था। इसलिए वो चाहते थे कि जो मुस्लिम डोमिनेटेड पार्ट है उसको हिंदू डोमिनेटेड पार्ट से अलग कर लिया जाए। ओके, और इस तरह से इन्होंने मुस्लिमों के सेपरेशन और मुस्लिमों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार की मांग रखी। इन्हीं को जिन्ना के 14 पॉइंट्स कहा जाता है। ओके, लेकिन ये थोड़ी अव्यवहारिक मांगे थी, इसलिए कांग्रेस ने इनको रिजेक्ट कर दिया, और इसलिए ये फिर से एक बार अलग अलग ही रहे, साथ में नहीं आ पाए। ओके, इसी बीच माना जाता है कि कैम्ब्रिज के एक स्टूडेंट रहमत चौधरी ने एक पैम्फलेट लिखी, नाउ और नेवर। ओके, नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर, ये टाइटल था उनकी पैम्फलेट का, और इसमें उन्होंने एक सेपरेट पाकिस्तान की कल्पना की। ओके, इसमें एक सेपरेट पाकिस्तान की कल्पना की गई एक स्टूडेंट के द्वारा, जिसका नाम था रहमत चौधरी, जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट था। ओके, इन्होंने एक आइडिया दिया कि पंजाब, जो पंजाब था हमारा उस समय, पंजाब, अफ़गान एरिया जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस भी कहलाता था, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत जिसको कहा जाता था, इसको, कश्मीर को, सिंध को और बलूचिस्तान को, ओके, इनको सबको मिला करके एक सेपरेट नेशन बनाया जाए मुस्लिम्स के लिए, और इसका नाम पाकिस्तान रखा जाए। ओके, इसका नाम पाकिस्तान रखा जाए। इन्हीं के फर्स्ट लेटर से जोड़ करके देखिए, पंजाब का पी, अफ़गान एरिया का ए, कश्मीर का के, सिंध का एस, ये शुरुआती इनिशियल लेटर्स लिए इन्होंने, और बलूचिस्तान का तान लेकर के पाकिस्तान इस तरह से नाम दिया। ओके, तो इन्होंने ये आइडिया दिया कि इस तरह से एक सेपरेट मुस्लिम कंट्री बनाया जाए मुस्लिम्स के लिए। एक ये माना जाता है, इसके अलावा ये भी माना जाता है कि एक आइडिया ये था शायद कि लैंड ऑफ पाक्स, है ना, एक पाक यानी प्योर लोगों की, यानी मुस्लिम्स की एक अलग लैंड बनाई जाए, एक अलग कंट्री बनाई जाए, और उसका नाम पाकिस्तान रखा जाए, क्योंकि वो प्योर लोग रहेंगे वहाँ, तो इसलिए पाकिस्तान। ओके, इन दोनों चीज़ों के अलावा जो एक और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मानी जाती है, वो ये है कि 1930 में अल्लामा इकबाल, जो कि एक बहुत ही फेमस कवि थे, मोहम्मद इकबाल, उन्होंने मुस्लिम लीग के सेशन की प्रेसिडेंटशिप की, वो अध्यक्ष थे। ओके, 1930 के मुस्लिम लीग के सेशन के, और ये सेशन इलाहाबाद में आयोजित किया गया, और यहाँ पे ही उन्होंने मुस्लिम्स के लिए एक अलग देश की डिमांड रखी। ओके, द आइडिया ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने कहा कि यही जो एरियाज़ थे जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड थे, इन्हीं एरियाज से मिला करके पाकिस्तान एक अलग देश बनाया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि ये पाकिस्तान अलग देश जो है, ये ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में भी हो सकता है, उसके क्षेत्र में भी एक कंट्री विद इन कंट्री के तौर पे हो सकता है, या फिर एक पूरी तरह से सेपरेट, पूरी तरह से सॉवरेन देश भी हो सकता है। ओके, लेकिन हिंदुस्तान से अलग हो, या फिर कम से कम पूरी तरह से आज़ाद हो, अपने इंटरनल फैसलों में, इंटरनल मामलों में पूरी तरह से आज़ाद हो। ये 1930 के अल्लामा इकबाल के, मोहम्मद इकबाल के लेक्चर में उन्होंने ये प्रस्ताव इस तरह का
रखा। ओके, तो ये सारी चीज़ों से इस तरह से प्रोग्रेस चलती रही आगे पाकिस्तान मूवमेंट की। और ये जो नाम आता है पाकिस्तान का फर्स्ट टाइम इन्हीं दोनों ने इस तरह से यूज़ किया माना जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 1932 में कम्युनल अवार्ड डोनाल्ड रैमसे, जो कि नए प्राइम मिनिस्टर बने थे ब्रिटेन के, उन्होंने 1932 में गोलमेज जो सम्मेलन हुए थे तीन, 1930, 31 और 32, उसके बाद उनका जो निचोड़ था, जो सबने जो सलाहें दी थी, मशवरे दिए थे, जो प्रस्ताव रखे थे, उनके बेस पे जो एक तैयार किया गया, उसी में जो था कम्युनल अवार्ड, उसके बेस पे उन्होंने दिया। जो ब्रॉड कानून बनाते हैं उसके साथ साथ ही कम्युनल अवार्ड दिया। और कम्युनल अवार्ड जो था बेसिकली इंडिया की जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी, हिंदुओं में भी जो ज़्यादा दमित वर्ग था, उसको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया। ओके, ये माना जाता है उनकी जो धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे बांटने वाली पॉलिसी थी, उसी में ये मतलब आगे बढ़ गए। फर्दर डिविसिव पॉलिसी उसकी मानी जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट की। ओके, इसका ज़बरदस्त विरोध किया गया गांधी जी के द्वारा, क्योंकि वे समझ गए थे कि अब अभी तक तो ये धर्म के बेस पे बांट रहे थे, हिंदू मुस्लिम सिख, अब ये हिंदुओं को ही आपस में बांटने लगे। इसलिए उन्होंने यहाँ पे धरना दिया, है ना, हंगर स्ट्राइक की। हंगर स्ट्राइक करने के बाद पूना पैक्ट होता है अम्बेडकर साहब के साथ। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय उस पर साइन करते हैं। हिंदू और जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं विद इन हिंदूज, उनके प्रतिनिधि के तौर पे। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑफर की थी सीट्स, उससे कहीं ज़्यादा सीट्स दमित वर्ग को दे करके उन्हें मना लिया जाता है। ओके, फिलहाल 1937 में इलेक्शंस होते हैं इंडिया में, पहले जनरल इलेक्शंस। और इन जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस बहुत अच्छे बहुमत के साथ फिर से सरकार बनाती है। और अधिकतर जो प्रांत थे, है ना, जैसे यूनाइटेड प्रोविंस जो कि अब उत्तर प्रदेश कहलाता है, सेंट्रल प्रोविंस जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हैं। ओके, इसके अलावा आपका मद्रास, बॉम्बे और बिहार, इन सब में कांग्रेस की गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई। और जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज थे, वहाँ भी मुस्लिम लीग का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत कम रहा। यहाँ तक कि जो मुस्लिम्स के ही लिए आरक्षित सीट थी पूरी तरह से 485 के अबाउट, उनमें से भी एक चौथाई से भी कम सीटें मुस्लिम लीग जीत पाई। इससे उसको बहुत धक्का लगा। और कुछ समय के लिए हम कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन वो उतने एक्टिव नहीं थे पॉलिटिक्स में। ओके, या उनका जो इम्पोर्टेंस था कम से कम वो डाउन था। तो इस तरह से होता है। और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में कांग्रेस गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है बहुत सारे प्रांतों में। और जो सबसे बड़ा चौंकाने वाला यहाँ का जो फैक्ट था देखने वाला, वो ये था कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो था, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, वहाँ भी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है ना। हालांकि इसका जो सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता था गया, वो खान अब्दुल गफ्फार खान को गया, क्योंकि वो कांग्रेस से बहुत करीब से जुड़े हुए थे और उस क्षेत्र में उनका बहुत अधिक प्रभाव था, जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी। ओके, तो 1937 में इस तरह से गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होती है कांग्रेस की बहुत सारे स्टेट्स में। और यही गवर्नमेंट अगले 2 साल तक रूल करती भी रहती है। लेकिन फिर 1 सितंबर 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। ओके, सितंबर 1, 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा, जो कि उस टाइम इंडिया का वाइसराय और गवर्नर जनरल था, उसके द्वारा इंडिया को भी इस वॉर में एक पार्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इंडिया भी इसमें एक पार्टी है, इंडिया भी वर्ल्ड वॉर कर रहा है। और वो ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहा है और इन लोगों के खिलाफ लड़ रहा है जो उनके अगेंस्ट थे, एक्सिस पावर्स जो थी उनके अगेंस्ट लड़ रहा है, जर्मनी, इटली एट्सेट्रा के। ओके, और टर्की के। तो इस तरह से इंडिया को एक पार्टी डिक्लेयर कर दिया जाता है। उसके विरोध में कांग्रेस जो है एन माह से अपना रेजिग्नेशन कर देते हैं, अपना
वो त्याग पत्र देते हैं। सारे के सारे मंत्री, सारे के सारे उनके जो मंत्री परिषद थे पूरे इंडिया में, वो सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देते हैं और उनके इस इस्तीफा देने का ही जश्न मनाया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा डे ऑफ डिलीवरेंस के रूप में, ओके, मुक्ति दिवस के रूप में। वो इसको मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं, डे ऑफ डिलीवरेंस, 12 दिसंबर 1939 को, ओके। इसके बाद जो ब्रिटिशर्स हैं उनको लगता है कि कांग्रेस हमें पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रही है ना, और ब्रिटिश को ये भी लगता है कि अगर हमें कांग्रेस का पूरी तरह से समर्थन नहीं मिलेगा तो यहाँ की जो जनता है वो हमें ढंग से समर्थन नहीं देगी और उसकी वजह से वॉर में हमारी कमज़ोरी बनेगी, ओके। इसीलिए वो 8 अगस्त को लॉर्ड लिथगो को फिर से कहते हैं कि कांग्रेस के लीडर से बात करिए, उनको ये ऑफ़र दीजिए, है ना, कि जैसे ही देश आज़ाद होगा, जैसे ही ये वर्ल्ड वॉर ख़त्म होगा, वैसे ही इंडिया को आज़ाद भी कर दिया जाएगा या फिर उनको इंक्रीज्ड जो राइट्स हैं वो दिए जाएंगे, ओके। तो पहले हमें वर्ल्ड वॉर में मदद करें, क्योंकि अगर हम जीतते हैं तो जो ये फासीवादी ताकतें हैं, जर्मनी, जापान और आपका दूसरी जो भी ऐसी पावर्स हैं, वो उनको हम कंट्रोल कर पाएंगे और एक अच्छे वर्ल्ड का निर्माण होगा, इसलिए हमें मदद करें। 8 अगस्त का ये अगस्त ऑफ़र आता है और इसके द्वारा कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया को सहयोग के लिए मना लिया जाता है, ओके। हालांकि इसी में एक इस तरह से भी थोड़ा रहता है कि मुस्लिम लीग को एक बढ़ावा मिलता है और वो इस तरह से कि इसमें ये भी कहा जाता है कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि यहाँ की जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके अधिकारों को कोई नुकसान पहुँचे, उनके हितों को कोई नुकसान पहुँचे, ओके। अगस्त ऑफर में ये भी कहा जाता है। इससे कहीं ना कहीं जो कांग्रेस थी, कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग की भी आंखें चमकने लगती हैं, उसको लगता है कि नहीं, हमारे लिए बहुत कुछ अभी है, ओके। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है कि हम यहाँ की माइनॉरिटीज़ का ही पूरा ध्यान रखेंगे और कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि यहाँ की माइनॉरिटीज़ को परेशानी हो, तो मुस्लिम लीग की भी आंखें चमकने लगती हैं, ओके। इसके बाद 1942 में फिर क्रिप्स मिशन आता है। क्रिप्स मिशन में फिर से माइनॉरिटी अपीसमेंट की कोशिश की जाती है और फिर से वही बातें, बस शब्दों का थोड़ा हेर फेर करके फिर से वही बातें दोहराई जाती हैं कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो कि यहाँ की माइनॉरिटीज़ को पसंद ना हो, चाहे वो सिख हों चाहे वो मुस्लिम्स हो, ओके। उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा, उनके हितों का भी ध्यान रखा जाएगा। अगर वो विरोध करेंगे किसी कानून का तो ऐसा कानून हम नहीं बनाएंगे, ओके। तो माइनॉरिटी अपीसमेंट इसमें भी आगे किया जाता है। उसके बाद वेबल प्लान आता है। वेबल प्लान में वेबल जो है किसी ना किसी तरह से फिर से ये कोशिश करते हैं कि दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग या दूसरे ऐसे जो भी धार्मिक संगठन है सब एक जगह आ जाए और ये जो अलग अलग देश वाली बात हो रही है ये ना हो, ओके। लेकिन मुस्लिम लीग इसका भी बहिष्कार कर देती है। उसके बाद 1946 में मार्च में कैबिनेट मिशन आता है जिसमें कि 3 केंद्रीय मंत्री रहते हैं ब्रिटेन के, और इसके द्वारा जो सेपरेट नेशन की थियरी थी, 2 नेशन थियरी थी, इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया जाता, ओके। कैबिनेट मिशन के द्वारा ये रिजेक्शन कर दी जाती है कि हम कोई ऐसा देश बनाने जा रहे हैं, देश जिसमें कि 2 देश होंगे, मतलब कोई हिंदुस्तान के 2 टुकड़े करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कैबिनेट मिशन ने जब ये कहा तो मुस्लिम लीग को बहुत ख़राब लगा, बहुत बुरा लगा और उन्होंने कहा कि नहीं, हम पाकिस्तान तो ले करके रहेंगे, ओके, वी वुड टेक पाकिस्तान एट एनी कॉस्ट। और इसीलिए उन्होंने कहा कि लड़ कर लेंगे पाकिस्तान, ओके, लड़ कर लेंगे पाकिस्तान। और डायरेक्ट एक्शन, मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि अब सीधे सीधे एक्शन करो, लड़ के पाकिस्तान लो। और डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया, सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया 16 अगस्त 1946 को। ये दिवस का मनाना कुछ और नहीं था, बल्कि यहाँ पे सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम झगड़े हो गए, ओके। सामुदायिक झगड़े हुए बहुत बड़े पैमाने पर और सबसे ज़्यादा जो इसमें प्रभाव था वो कलकत्ता और उसके आसपास इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा। इसी झगड़े में एक केशुराम कॉटन मिल थी कलकत्ता में, वहाँ पे 10,000 लोगों को मार दिया गया, 10,000 लोग मार दिए गए,
ओके। और ये सब के सब मजदूर थे जो कि उड़ीसा से गए हुए थे बेसिकली मजदूरी करने के लिए बंगाल को। ओके, तो 10,000 लोग मारे गए, बहुत बड़ी घटना मानी जाती है केशवराम कॉटन मिल की। और उस समय अगर हम देखें कि वहाँ के सीएम कौन थे, तो बंगाल के सीएम उस टाइम हुसैन शहीद थे। ओके, हुसैन शहीद। तो इस तरह से जब ये लड़कर लेंगे पाकिस्तान, डायरेक्ट एक्शन डे वगैरह मनाए गए, तो इसमें बहुत ज़्यादा हिंसा हुई। इस हिंसा को देख करके ब्रिटिश गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि इंडिया वाले जो लोग थे, कांग्रेस वाले, उन्होंने भी फिर से विचार किया और कहा कि भाई, सोचा कि ये इस तरह के खून खराबे में क्या रखा है खामखा, है ना। अगर ये लोग नहीं मान रहे, इंडिया के साथ में रहना पसंद नहीं करते, तो चलो कोई बात नहीं, अलग पाकिस्तान की मांग मान लेते हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ बैक ऑफ द माइंड आने लगी थी इंडिया के लीडर्स में, कांग्रेस के लीडर्स में। हालांकि गांधी जी शुरू से ही बहुत अगेंस्ट थे देश के विभाजन के, क्योंकि वो जानते थे कि इससे बस देश कमज़ोर होगा और कुछ नहीं। ओके, तो यहाँ ये चीज़ तो रहती है, डायरेक्ट एक्शन डे का भी असर रहता है। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ ध्यान देने लायक है, जिसने कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई भारत के विभाजन में, और वो चीज़ थी 1945-46 के इलेक्शंस। ओके, 1945-46 में दूसरे जो जनरल इलेक्शंस हुए, उसमें मुस्लिम लीग के साथ जो मुस्लिमों की सपोर्ट थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। 75% से ज़्यादा जो मुस्लिम्स थे उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को वोट दिया। बाकी सभी पार्टियों के पास 25% से भी कम लोग रह गए, है ना। और ये 1937 के जो इलेक्शंस थे उसके बिल्कुल अपोजिट पिक्चर थी। तो इसीलिए भी कहीं ना कहीं गांधी जी को लगा कि नहीं, अब मुस्लिम लीग के साथ बहुत सारे मुस्लिम्स जुड़ गए हैं और बेटर यही रहेगा कि अब ये खून खराबे के बजाय विभाजन का ही रास्ता अपना लिया जाए। ओके, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसी लाइन पे फिर आगे बढ़ती है और टू नेशन थियरी आती है, माउंटबेटन प्लान आता है 3 जून 1947 को, और वो कहते हैं कि भाई हम अब इसको डिवाइड करने जा रहे हैं। ओके, इसी संदर्भ में डिवाइड करने के लिए सिरिल रैडक्लिफ, जो कि एक मशहूर लॉयर थे ब्रिटेन के, उनको इंडिया भेजा जाता है बाउंड्री कमीशन बना करके सिरिल रैडक्लिफ को, और वो भारत के और पाकिस्तान के बीच में विभाजन रेखाएं खींचते हैं। देखिए, रैडक्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में थी उस समय, और ये 2 जगह थी क्योंकि पाकिस्तान 2 हिस्सों में अलग किया गया था, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान में जहाँ बंगाल का काफ़ी बड़ा हिस्सा काट करके उन्हें दिया गया था, वहीं वेस्ट पाकिस्तान में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और वेस्टर्न आपका पंजाब, इसके अलावा सिंध, बलूचिस्तान आदि एरिया उनको दिए गए थे। ओके, तो 2 हिस्सों में था, तो इसीलिए जो रैडक्लिफ लाइन है वो भी 2 हिस्सों में है। हालांकि रैडक्लिफ को बहुत कम टाइम दिया गया था, इसीलिए इनका जो डिवीज़न था वो कहीं ना कहीं फॉल्टी माना जाता है। वो खैर हमारे यहाँ स्टडी का मैटर है भी नहीं। ओके, तो सिरिल रैडक्लिफ के द्वारा बाउंड्री खींची गई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अब ये 2 हिस्सों में है, इंडिया और बांग्लादेश के रूप में। ओके, एक तरफ इंडिया और पाकिस्तान है, उनके बीच में रैडक्लिफ लाइन है, दूसरी तरफ इंडिया और बांग्लादेश है, उनके बीच में रैडक्लिफ लाइन है। ओके, सिरिल रैडक्लिफ ने इस तरह से पार्टीशन किया इंडिया का, और बहुत ही ख़राब पार्टीशन था। बहुत कम समय में ये किया गया, सिर्फ 5 सप्ताह का इन्हें टाइम दिया गया था, इससे पहले ये कभी इंडिया आए भी नहीं थे। ओके, और इसलिए आधी अधूरी तैयारियों के साथ पार्टीशन किया गया इंडिया का। और इसी चक्कर में, इसी सब के बीच जो था दुनिया का सबसे बड़ा, जो हम कह सकते हैं कि एक्सोडस है ना, लोगों का इधर से उधर जाना, वो हुआ। माना जाता है कि 1 करोड़ से ज़्यादा, 10 मिलियन से ज़्यादा लोग जो थे वो, उन्होंने बॉर्डर हिंदुस्तान से पाकिस्तान या पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ के लिए क्रॉस किया। ओके, जहाँ पाकिस्तान से बहुत सारे सिख और हिंदू भारत आए, वहीं हिंदुस्तान से काफ़ी सारे मुस्लिम्स भी पाकिस्तान को गए। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग माना जाता है कि उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया था, इस तरह से चेंज किया था अपने कंट्रीज़ को। और इसी बीच में हिंदू मुस्लिम झगड़े हो गए, सामुदायिक झगड़े हो गए फिर से बीच में। आग तो पहले से सुलगी रही थी, और इसी आग में दुनिया के एक, हम कह सकते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में
जहाँ की दो देशों के बीच में युद्ध ना चल रहे हों, है ना। ऐसे मामलों के जो सबसे बड़े झगड़े थे वो भी हुए और लगभग 10 लाख लोग इन झगड़ों में मारे गए। ओके, ये जो सामुदायिक झगड़े हुए थे भारत में डिवीज़न के बाद, भारत और पाकिस्तान के, उसमें लगभग 10 लाख लोगों ने अपने प्राण खोए। इसके अलावा अपने अपनों को खोया, प्रॉपर्टियाँ खोई, जहाँ से यादें जुड़ी हुई थी, जो पैदाइशी प्लेसेस थे, उनको छोड़ना पड़ा उनको। तो फिज़िकल ट्रॉमा रहा उनके लिए, मेंटल ट्रॉमा रहा, फाइनेंशियल ट्रॉमा रहा, हर तरफ से कुछ लोग बहुत ही नुकसान में रहे, बहुत ज़्यादा परेशानियों में रहे। ओके, तो एक बहुत ही मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के, खासतौर से ब्रिटिश गवर्नमेंट के छवि पे एक बहुत ही ब्लॉट माना जाता है इंडिया के पार्टीशन को और उससे जुड़े हुए जो झगड़े थे। ओके, देखिए यहाँ पे हम कुछ और चीज़ें, अब वैसी तो हमारी स्टडी कंप्लीट हो गई है। जिन्ना का एक स्टेटमेंट है जो कि उन्होंने दिया था और उन्होंने कहा था कि आखिरकार क्यों मुस्लिम जो हैं वो इंडिया में नहीं रह सकते, है ना, या नहीं रहना चाहिए, उन्हें अलग देश क्यों चाहिए। उन्होंने कहा था कि हिंदूज़ और मुस्लिम्स दो अलग संप्रदाय हैं और इन दोनों के जो कल्चर हैं, जो साहित्य है, ओके, लिटरेचर, कल्चर और दूसरे जो तौर तरीके हैं सामान्य जीवन जीने के, उनमें बहुत अंतर है ना, उनमें बहुत अंतर है। इतना अंतर कि ये साथ में रह ही नहीं सकते, एक साथ रह ही नहीं सकते। हालांकि हम इससे सहमत नहीं हो सकते क्योंकि वो हज़ारों सालों से लगभग साथ रह रहे थे। ओके, 1947 में हम आज़ाद हुए हैं ब्रिटिशर से, 1947 में हमारा बंटवारा हुआ है, जबकि मुस्लिम्स का यहाँ पे अगर हम इंडिया में राज की भी बात करें तो 1200 से तो लगभग मुस्लिम्स का राज यहाँ पे स्टैब्लिश ही था, है ना। तो 750 साल तो हमें लगभग साथ में रहते हुए हो चुके थे। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हम लोग साथ में नहीं रह सकते, है ना, भले से कितने भी कल्चरल डिफरेंसेस हों, लेकिन हम साथ में नहीं रह सकते, ऐसा हम नहीं कह सकते। लेकिन जिन्ना का ये मानना था और इसी बात को उन्होंने आधार बनाया सेपरेट पाकिस्तान का। ओके, मुस्लिम लीग से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देख लीजिए। इनके फाउंडिंग ईयर के बारे में पूछा जाता है, तो फाउंडिंग ईयर आपको पता है 1906। ओके, किस साल स्थापना हुई, 1906 में। फाउंडर को पूछा जाता है तो फाउंडर का हम जिक्र कर चुके हैं कि सबसे पहले तो नवाब सलीमुल्लाह खान का नाम आता है। नवाब सलीमुल्लाह खान के बाद सेकंड ऑप्शन पे आगा खां आप मान सकते हैं और थर्ड नंबर पे मोहसिन उल मुल्क को। ओके, तो ये इनके फाउंडर्स थे। फाउंडिंग प्लेस ढाका, ओके, फाउंडिंग प्लेस ढाका और डेट 1906, 30 दिसंबर 1906। ओके, 30 दिसंबर 1906 को सेपरेट मुस्लिम लीग बनी और फर्स्ट प्रेसिडेंट इसके आगा खां थर्ड, आगा खां थर्ड। ये वही आगा खां हैं जिनके महल में कि गांधी जी को नज़रबंद भी किया गया था। तो मुस्लिम लीग के बारे में और सेपरेट पाकिस्तान के निर्माण के बारे में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।